हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग अपना लास्ट में जो पॉलिटी में जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तो वो पढ़ रहे थे हम लोग राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने आर्टिकल्स देख लिए थे, उसके कि कितने अनुच्छेद हैं, ट्रिक वाइज देख लिया था, उपराष्ट्रपति जी के बारे में भी देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं क्या, तो राष्ट्रपति की शक्तियां, कि राष्ट्रपति जी के पास में कितनी सारी शक्तियां या पावर्स होती हैं। ठीक है, तो लगभग इनकी जो शक्तियां हैं वो तो काफी हैं, लेकिन उनमें से जो हम लोग देखेंगे तो टोटल लगभग 8 शक्तियां हैं राष्ट्रपति जी के पास में। कितनी? तो शक्तियों की संख्या है 8, जिसमें से पहली शक्ति बोल सकते हो इनके पास में, या पहली पावर जो है वो क्या है, तो वो है कार्यकारी शक्तियां। क्या है? कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, अब कार्यकारी शक्तियां होती क्या है राष्ट्रपति के पास में? तो कार्यकारी जो शक्तियां हैं इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति जी जो है वो किसकी, तो प्रधानमंत्री या और किसी के सलाह पर कई सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसके तहत राष्ट्रपति पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और वो पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे कि जैसे कि राष्ट्रपति जी जो है वो कई प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। किसके तहत? तो कार्यकारी शक्तियों के तहत। अब वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री जी अर्थात पीएम। तो पीएम की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसके बाद में और कौन? तो यूपीएससी। यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन? यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी भी, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसके बाद में अगली बात करते हैं तो वित्त आयोग। क्या? तो वित्त आयोग, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही वित्त आयोग की भी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद में कौन? तो महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? तो अटॉर्नी जनरल, या इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल दे रहे हैं हम एजी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। और किनकी नियुक्ति करते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षक। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। इनको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? तो कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। तो इतने लोगों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो पहली जो इनके पास शक्ति है वो कौन सी है? कार्यकारी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसके तहत में इन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, कौन? तो राष्ट्रपति जी। अब अगली शक्ति देखते हैं। ठीक है, तो अगली शक्ति इनके पास में क्या है? तो विधायी शक्तियां। कैसी? क्या है? तो विधायी शक्तियां, इनके पास में कुछ विधायी शक्तियां भी हैं। और वो क्या है देखते हैं। विधायी शक्तियां, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या? तो लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियों को ही इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी जो होते हैं ये किसी भी प्रकार के नियम कानून को बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी जो होते हैं नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? तो ये संसद के सत्रावसान, अर्थात जब संसद का सत्रावसान होगा तो इसकी भी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं, सत्रावसान की घोषणा करते हैं। और
17 आहूत की भी घोषणा करते हैं। काहे की? तो 17 आहूत, इसकी भी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाते हैं। जैसे कि पता चला कि कोई बिल है जिसको पास करना है और जिसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को बुलाते हैं। ठीक है, कौन? तो राष्ट्रपति जी ही इन दोनों लोगों को बुलाते हैं और एक स्थान पर बैठ के उस पर चर्चाएं होती हैं। उसको जैसा भी होता है तो पास किया जाता है, या फिर जो भी हो उसको फेल भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब तक राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर ना कर दें किसी भी काहे पे, किसी भी विधेयक पे, जब तक राष्ट्रपति जी क्या हस्ताक्षर ना कर दें, क्या ना कर दें? हस्ताक्षर ना कर दें, तब तक वह विधेयक क्या नहीं होता? विधि, या इसे को बोलते हैं हम लोग कानून। मतलब चाहे राज्यसभा या लोकसभा में पास हो गया हो विधेयक, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक पास हो गया हो, लेकिन अगर उस पे राष्ट्रपति जी के साइन नहीं हुए तो वो विधेयक विधि या कानून नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब इसी के अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं, कुछ अनुच्छेद आते हैं इनकी इन्हीं शक्तियों के तहत, जैसे कि आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 या 331। इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोचयन, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी ही करते हैं। कौन सी शक्ति के तहत? तो विधायी शक्ति के तहत ही। 331 में कहा गया कि जो कौन राष्ट्रपति जी हैं ये लोकसभा के काहे के? तो 2 एंग्लो इंडियन के जो सदस्य होंगे वो काहे के होंगे? तो लोकसभा के होंगे। इनका चयन भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से, या फिर अभी ये शायद हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन का मतलब ये हुआ, हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं अंग्रेज भारतीय। वो होते कैसे हैं कि पता चला कि जब स्टार्ट में जब भारत आजाद हुआ था तो कई भारतीय स्त्रियों ने अंग्रेजों से शादी की थी, तो अंग्रेज पिता और भारतीय माता के द्वारा उत्पन्न जो संतान हुई उसी को बोलते हैं क्या? तो एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 332, इसी के अंतर्गत आता है क्या? तो आर्टिकल 332, अनुच्छेद 332, जिसमें क्या कहा गया कि राज्य विधानसभा में SC ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। मतलब SC ST का आरक्षण से संबंधित जो बात है वो किसमें की गई है? वो अनुच्छेद 332 में की गई है। राज्य विधानसभा में जैसे ही मतलब ऐसे समझिएगा, ऊपर राष्ट्रपति जी होते हैं, सेम वैसा ही कार्य काफी हद तक राज्यपाल जी का किसमें होता है? स्टेट में, अर्थात राज्य में। ठीक है, तो 331 के तहत में आपने देख ही लिया कि वो 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकते हैं। जो लोकसभा के सदस्य लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकते हैं और उनको सदस्य बना सकते हैं। 332 में क्या कहा गया कि राज्य की जो विधानसभा होगी, राज्य की जो विधानसभा होगी, इसमें क्या? तो राज्य की विधानसभा में SC और ST के आरक्षण को लेके कौन? तो राज्यपाल जी, SC और ST के आरक्षण को लेके राज्यपाल जी क्या करते हैं? तो उसमें कार्य करते हैं, या कुछ भी नियम कानून बनाना हुआ तो राज्यपाल जी ही वो आरक्षण के तहत नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ये 2 पावर्स हो गई। अब तीसरी इनकी पावर देखते हैं राष्ट्रपति जी की। तो तीसरी पावर है क्या? तो वित्तीय शक्तियां। क्या? वित्तीय शक्तियां, या बोल सकते हो फाइनेंशियल पावर्स। क्या? तो फाइनेंशियल पावर्स इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल पावर्स। अब वित्तीय शक्तियों के तहत राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? तो इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में, कैसी? तो आपात स्थितियों में,
आपात स्थितियों में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, तो लगभग 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से, कैसी, तो आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। मतलब कोई अगर आपातकालीन स्थिति फंसी तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति जी हैं ये लगभग 500 करोड़ रुपए क्या कर सकते हैं, तो दे सकते हैं। किसको, सरकार को दे सकते हैं अगर उनको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी। या फिर बोल सकते हो कि जो 500 करोड़ रुपए इनको देने हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोविड आया था, अब सरकार के पास अगर पैसा नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी एक निधि होती है उससे लगभग 500 करोड़ रुपए आपातकालीन स्थितियों में या इमरजेंसी सिचुएशंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसी के तहत एक और होती है, एक और इनकी वित्तीय जो शक्तियों में आता है वो क्या है कि संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। मतलब अगर कोई संरक्षित निधि है, इससे धन निकालने से पहले, संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले जो राष्ट्रपति जी हैं तो इनको क्या, राष्ट्रपति जी से क्या, तो सरकार को या जो उस टाइम की सरकार होगी, क्या होगी, तो जो सरकार होगी उनको क्या, तो परमिशन लेना पड़ेगा। या फिर बोल सकते हो बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति से, बिना राष्ट्रपति जी की अनुमति के बगैर संरक्षित निधि से किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकता। इसके बाद में जो बात आती है तीसरी वित्तीय शक्ति को लेके, वो आती है क्या, तो वित्तीय शक्ति को लेके ही बात आती है कि राज्य और केंद्र के बीच में, काहे में, राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स है, क्या, टैक्स, कर जिसे बोलते हैं, टैक्स का बंटवारा कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। क्या, तो राष्ट्रपति जी ही टैक्स का बंटवारा करते हैं और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जी द्वारा होता है। बोल सकते हो जो वित्त आयोग है उसका गठन करते हैं जिससे ये टैक्स का बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आ गई, ये हो गई इनकी वित्तीय शक्तियां। एक बार दोबारा देख लेते हैं इन्हीं को। वित्तीय शक्तियों के तहत क्या, तो आपातकालीन स्थितियों में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन फंसती है देश में तो उसमें क्या, तो लगभग 500 करोड़ की धनराशि ये सरकार को दे सकते हैं कि ये लीजिए, आप इससे थोड़ा बहुत अपना जो भी करना हो, कार्य करना हो, कुछ भी राहत कोष में अगर किसी को, जनता को राहत के लिए कुछ भी देना हो तो उसके तहत में आप इन पैसों का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रेड को लेके इन पैसों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो इनके पास में पावर्स थी, या दूसरी पावर जो थी वित्तीय शक्ति को लेके, कि संरक्षित निधि एक होती है, हर एक बोल सकते हो कार्यपालिका का जो भी सदस्य होता है या फिर किसका, विधायिका का भी जो भी सदस्य होता है तो उसके पास में संरक्षित निधि होती है। अब जैसे अगर आपने देखा होगा तो कई जगह पर आपने देखा होगा कि विधायक जी बोलते हैं कि विधायक निधि से हम इतने पैसे दे रहे हैं, सांसद निधि से हम इतने पैसे दे रहे हैं, तो एक निधि होती है उसके तहत में, उसी को बोलते हैं क्या, संरक्षित निधि। तो ऐसे ही राष्ट्रपति जी के पास में भी होती है। तो संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके बाद में तीसरी जो पावर है वित्तीय शक्ति को लेके, कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है वो कौन करेगा, वित्त आयोग, और वित्त आयोग को चुनता कौन है, तो राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, तो ये इनकी हो गई कैसी, तो वित्तीय शक्तियां। इसके बाद आ जाती है चौथी इनकी शक्ति है, वो क्या है, तो जो चौथी इनकी शक्ति है वो है क्या, तो वो है न्यायिक शक्तियां। ये इंपॉर्टेंट है, न्यायिक शक्तियां। आप लोगों ने बहुत बार कि सुना होगा कि फांसी माफ कर दी, ये माफ कर दिया, वो माफ कर दिया, तो कैसे करते हैं न्यायिक शक्तियां, इसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या, तो जुडिशियल पावर। क्या, तो जुडिशियल पावर्स। ठीक है, न्यायिक शक्तियां। अब इसके तहत में अभी हमने जैसे कि बताया है कि छोटा मोटा बात, जो छोटी मोटी बात बताई कि किसके तहत कौन कौन सी शक्तियां इनको प्रदान की गई है राष्ट्रपति जी को, कि फांसी माफ कर दी जाती है, किसी की सजा कम कर देते हैं। इन सभी बातों को हमने जो देखा है
तो इसमें जो मेन बात कही गई, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां हैं। इसी में कही गई क्या, आर्टिकल 72 में या 72 में राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति के पास में क्या, क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक है, अगर क्षमादान राष्ट्रपति जी कर रहे हैं तो वो क्षमादान करने से पहले उनको और क्या करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति जी क्षमा, तो उससे पहले इन्हें गृह मंत्रालय से क्या, गृह मंत्रालय से सलाह लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, सलाह। अगर पता चला कि राष्ट्रपति जी को किसी की जो शक्ति, अपनी इस शक्ति का प्रयोग करना है, आर्टिकल 72 का प्रयोग करना है कि राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति है, किसी को अगर कोई सजा दी गई है और उस सजा को माफ करना है या कम करना है, तो उससे वो करने से पूर्व राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, तो उनको जो अपने गृह मंत्रालय है या फिर होम मिनिस्ट्री है, उनसे क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये बात कही गई है। अब राष्ट्रपति टोटल 5 टाइप से, 5 प्रकार की सजाओं को माफ कर सकता है। 5 प्रकार से बोल सकते हो, 5 प्रकार से क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति जी। 5 प्रकार से क्षमादान कर सकते हैं, और वो 5 प्रकार क्या होंगे, जिसमें से पहला टाइप है, पहला प्रकार है क्या, तो क्षमा को लेके। ठीक है, मान लिया एक जो पहला टाइप है जिसमें है क्षमा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैर्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ पैर्डन, क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में पैर्डन बोलते हैं, क्षमा बोलते हैं। इसके तहत क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्ण तरह से माफ कर दे, मतलब अगर राष्ट्रपति जी किसी की भी सजा को पूर्ण तरह से माफ कर दे, या पूर्ण तरह से उनकी सजा को माफ कर दे, या फिर बोल सकते हो कि सजा को क्षमा कर दे, पूरी तरह से खत्म कर दे। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी इनके पास में जो क्षमादान के लिए जो पावर है वो क्या है, दूसरी पावर बोलते हैं इनको लघुकरण। क्या बोलते हैं, लघुकरण, या इंग्लिश में कम्यूट। दूसरी क्या है जिसको बोलते हैं लघुकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूट। शब्द से ही पता चल रहा होगा कि लघुकरण का मतलब कम कर देना। ठीक है, क्या होता है, सजा को कम कर देना। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदल सकते हैं किंतु समय नहीं घटा सकते। ठीक, राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, टाइम जो है, सजा का जो टाइम है वो घटा नहीं सकते। अब पता चला कि किसी को सजा दी गई, उस सजा के तहत क्या कि उनको मान लिया कि सजा दी गई कि इनको काल कोठरी की सजा दी गई। पता चला किसी ने कोई ऐसा कृत्य किया और उसको काल कोठरी की सजा दी गई। कि काल कोठरी का मतलब होता है कि एक बंद कमरा होगा, अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो 6 बाई 6 का ही कमरा होगा, उसमें किसी भी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की एक इत्तू सी भी कड़ा नहीं आएगी, मतलब इतनी सी भी एक रोशनी नहीं आएगी, सूर्य के प्रकाश की बोल सकते हो सनलाइट नहीं आएगी, और उसी काल कोठरी में आपको रहना है। और सजा आपको दी गई कि काल कोठरी की लगभग आपको 20 साल की सजा दी गई, 20 साल के लिए आपको उसी काल कोठरी में रहना। तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, इस सजा को 20 साल का तो रहेगा। ठीक है, इसके तहत में सजा जो है उसका टाइम तो 20 साल का ही रहेगा, तो लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति जी इसको चेंज कर दे, मतलब जो सजा की प्रकृति है, काल कोठरी की जगह आपको एक नॉर्मल सेल में या फिर नॉर्मल एक बोल सकते हो जेल होगी, नॉर्मल जेल का एक भाग होगा, एक नॉर्मल कमरे में रख दिया जाएगा आपको, या उसी में आप रहेंगे। ये होता है प्रकृति का बदलना। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो तीसरी पावर है इनके पास में, किनके पास में,
राष्ट्रपति जी के पास में क्षमादान को लेके। जो तीसरी पावर है वो क्या है, परिहार। क्या है, तो परिहार, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमिशन। क्या है, तो परिहार है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, तो रिमिशन, परिहार, या इसी को बोलते हैं हम लोग रिमिशन। इसमें राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, तो इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं उसका जस्ट अपोजिट है, समय को घटा सकते हैं, समय को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं। लेकिन क्या, तो प्रकृति नहीं। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या, इससे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था लघुकरण, इसमें क्या था कि राष्ट्रपति जी सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं। जो हमने बताया था उदाहरण कि काल कोठरी वाला जो बताया गया था कि किसी को 20 साल के लिए काल कोठरी की सजा दी गई, तो राष्ट्रपति ने उसकी प्रकृति को बदल दिया कि काल कोठरी की जगह क्या, उसको एक नॉर्मल बैरक में रख दो, या नॉर्मल एक सेल में रख दो, या एक नॉर्मल से कमरा दे दो, तो ये हो गया। लेकिन सजा का जो टाइम है वो 20 साल का ही रहेगा। लेकिन इसके तहत में क्या है, परिहार के तहत में राष्ट्रपति जी समय को घटा सकते हैं। मान लिया कि काल कोठरी की सजा अगर किसी को दी गई है और वो 20 साल की दी गई है, तो राष्ट्रपति इसके तहत क्या कर सकते हैं, वो 20 साल को कम करके 10 साल कर दें, या 5 साल कर दें, या जितना भी कर दें वो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति रहेगी सजा की, कि काल कोठरी वाली अगर उसको सजा दी गई है तो वही दी जाएगी। मतलब सजा तो वही रहेगी, लेकिन उसका टाइम जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो ये बात इसमें कही गई। इसके बाद में अगली बात आती है क्या, अगला जो क्षमादान होता है वो होता है क्या, तो विराम। क्या होता है, विराम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विराम को बोलते हैं रेस्पिट। क्या बोलते हैं, रेस्पिट। रेस्पिट। इसके तहत में क्या होता है, तो इसके तहत में होता है किसी बंदी का यदि स्वास्थ्य जो है, अगर कोई कैदी है और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी का स्वास्थ्य, कोई कैदी है, कोई क्या है, कैदी है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसकी सजा को उस समय के लिए क्या बोल सकते हो, विराम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कैदी है जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसके सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति लोग रोक लगा देते हैं, या रोक सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो विराम कहते हैं। इसके बाद में बात अगली आती है, और वो अगली और पांचवा जो क्षमादान होता है वो क्या, जिसको बोलते हैं प्रतिलंबन। क्या बोलते हैं, प्रतिलंबन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रतिलंबन को क्या बोलते हैं, रिप्रीव। क्या बोलते हैं, तो रिप्रीव। ठीक है, रिप्रीव, प्रतिलंबन। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे प्रतिलंबन कहते हैं। अब पता चला राष्ट्रपति जी ने किसी को फांसी की सजा दी गई और उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा दिया। कुछ समय के लिए, कि किसी को फांसी की सजा दी गई और उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति जी ने क्या किया, तो उनकी सजा को रोक लगा दिया। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिलंबन कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो कैदी होता है, कौन, कैदी जो होता है वो मर्सी, या फिर इसी को बोलते हैं दया, ऐसी एक याचिका को भेज सकता है राष्ट्रपति जी के पास में। मर्सी जिसे बोलते हैं, ऐसी अगर कैदी को ऐसा कुछ करवाना है तो ऐसी मर्सी एक अपील कर सकते हैं, किसके लिए, तो राष्ट्रपति जी के लिए। पता चला कि उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे कि किसी ने बहुत वाहियात कृत्य किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, और उसको मृत्युदंड की सजा दी गई, और मृत्युदंड में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक, उसको फांसी की सजा दे दी गई और उसका टाइम फिक्स कर दिया गया कि आज के 5 दिन बाद में उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। अब 5वें दिन जब उसको ले जाया जा रहा था, तब पता चला कि उसकी माता जी का देहांत हो गया।
या उसके परिवार में उसके पिताजी का देहांत हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो तुरंत मर्सी अपील कर सकता है राष्ट्रपति जी के पास में। एक तो ये सिचुएशन बता दिया, ऐसी और भी कोई सिचुएशन हो सकती है। तो उसने क्या किया, राष्ट्रपति जी के पास में मर्सी के लिए अपील किया, और राष्ट्रपति जी ने उस पर अगर मान्यता दे दी तो उसकी सजा को उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने कहा कि चलो 5 दिन नहीं, अब 10 दिन बाद इसको फांसी दे दी जाएगी। तो सजा तो रहेगी, फांसी तो आपको दी जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए राष्ट्रपति जी ने उस मर्सी को एक्सेप्ट कर लिया और आपकी सजा को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया, और उस दिन आपको क्या मिल जाएगी, आपको मतलब जो भी ऐसा कृत्य करेगा उसको क्या दे दी जाएगी, तो फांसी की सजा दे दी जाएगी। तो ये सारी बातें रही। अब एक नोट पॉइंट लिख लेना, एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना कोर्ट दोनों की सजा, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखना, और नोट पॉइंट में क्या लिखिएगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं ये सिविल कोर्ट और सेना की कोर्ट दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। माफ कर सकते हैं, या बोल सकते हैं उनकी सजा की सुनवाई कर सकते हैं, सुन सकते हैं उनकी सजा को, माफ कर सकते हैं। ये सब, ये अधिकार केवल किसके पास में है, राष्ट्रपति जी के पास में। लेकिन राज्यपाल जो है, राज्यपाल सेना की कोर्ट में किसी भी प्रकार से कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल किसी भी प्रकार से सेना की कोर्ट में कोई भी दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। और राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अब राष्ट्रपति तो सेना की कोर्ट, क्योंकि अब यहीं से आप समझ जाओ कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ही पता ही होगा राष्ट्रपति जी क्या होते हैं, तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति जी के पास में ये अधिकार है, या ये उनके पास में शक्ति है कि वो सिविल कोर्ट के भी और सेना के कोर्ट के दोनों के जो भी मुकदमे होंगे उनको सुन सकते हैं, और उनकी सजा में जो भी ये 5 टाइप बताए कि विराम कर सकते हैं, कि प्रतिलंबन कर सकते हैं, कि परिहार कर सकते हैं, जो भी है उनके टाइम को कम कर सकते हैं, अर्थात लघुकरण कर सकते हैं, या फिर वो क्षमा कर सकते हैं। ये सब पावर्स सेना में भी राष्ट्रपति जी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं, कौन, राज्यपाल, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो गवर्नर। जो ये गवर्नर होते हैं ये फांसी की सजा, काय की, तो फांसी की सजा और फांसी की सजा और क्या, तो सेना की कोर्ट, इन दोनों में ये दखलंदाजी नहीं कर सकते, मतलब इन पे अपना किसी भी प्रकार से कोई फैसला नहीं सुना सकते। फांसी नहीं माफ कर सकते हैं राज्यपाल जी, और सेना की कोर्ट में किसी भी प्रकार से कोई भी, बोल सकते हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और यहां पर एक नोट पॉइंट में और एक चीज ऐड कर लेना, हो सकता हो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। माफ नहीं कर सकते, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। राज्यपाल नहीं कर सकते फांसी की सजा को माफ, और सेना की कोर्ट में दखलंदाजी नहीं दे सकते। ऐसे ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति होंगे, चाहे वो कोई हो, वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके पास में भी ये अथॉरिटी है, अधिकार नहीं है, या इनके पास ये पावर नहीं है कि ये फांसी की सजा को माफ कर दें। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद में अब इनकी अगली जो शक्ति है वो क्या है, तो सैन्य शक्ति है। क्या है, तो सैन्य शक्ति के बारे में देखते हैं, शायद पांचवी है, पांचवी शक्ति है इनकी ये सैन्य शक्ति। क्या, सैन्य शक्ति, ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल सकते हो मिलिट्री
पावर्स, मिलिट्री पावर। अब इनके पास सैन्य शक्ति क्या है? तो एक तो आपको पता ही है कि ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये एक तो आपको आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और जो दूसरी इनके पास शक्ति है वो क्या है? ये युद्ध विराम और घोषणा काहे को लेके? तो युद्ध की शुरुआत को लेके करते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी होते हैं। इसके बाद में इनका दूसरी जो सैन्य शक्ति, इनकी दूसरी जो सैन्य शक्ति वो क्या है कि ये युद्ध विराम की भी घोषणा कर सकते हैं और युद्ध के शुरुआत की भी, कि युद्ध को शुरू किया जाए, ऐसी भी घोषणा कर सकते हैं। और युद्ध अगर काफी दिन से चल रहा है उसको रोकना है तो ये भी अधिक शक्ति राष्ट्रपति जी के पास में ही है कि वो युद्ध को रोक भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगली शक्ति आती है वो आती है राजनैतिक शक्ति। क्या है अगली शक्ति इनके पास जो है? वो है राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? तो डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमैटिक पावर, ठीक है। तो राजनैतिक शक्ति या डिप्लोमेटिक पावर, इसके तहत क्या कर सकते हैं? तो ये भारत के राजदूत को विदेश में भेजते हैं तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति भी देते हैं। जैसे कि जो भारत के जो राजदूत होंगे, भारत के राजदूत अर्थात इनको बोलते हैं क्या? एम्बेसडर। तो इनको क्या कर सकते हैं? ये विदेश में भेज सकते हैं। और जो विदेश के राजदूत होंगे, क्या होंगे? विदेश के राजदूत होंगे, इनको भारत में आने की अनुमति भी देते हैं, ठीक है। बिना इनकी अनुमति के कोई विदेशी राजदूत भारत में नहीं आ सकता या एम्बेसडर भारत में नहीं। अब राजदूत आप जानते ही होंगे, एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी और उसी में एक पद होता है जिसको बोलते हैं आईएफएस। आईएफएस अधिकारी होते हैं जिनको बोलते हैं, आईएफएस का फुल फॉर्म है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा, जिसके तहत क्या? जिसके तहत क्या? तो जो राष्ट्रपति जी जो होते हैं, जो ये नियुक्त हो जाते हैं, पता चला कि किसी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया और आईएफएस उसमें उस छात्र ने फिल किया या उस स्टूडेंट ने आईएफएस के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा और रैंक उसकी आ गई अच्छी और उसको ये पद दे दिया गया। उसकी ट्रेनिंग होगी 2 साल के लिए, ट्रेनिंग उसकी लवासना में ही होती है, लवासना जो मंसूरी में है, वहां पर 2 साल की ट्रेनिंग सभी अधिकारियों की, जितने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आते हैं तो वो 2 साल की ट्रेनिंग तो होती है, ठीक। उसके बाद में क्या होता है कि 2 साल की ट्रेनिंग जो होती है वो कंपलसरी है, किसके लिए? जो केवल आईएएस होता है। बाकी 1 साल की ट्रेनिंग जो ऑफिसर ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में अपने अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है। जैसे कि अगर आईएएस का अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर बनता है तो वो 2 साल की ट्रेनिंग पूरी वहीं पे लेगा, कहाँ? मसूरी में। लेकिन अगर कोई आईएफएस अधिकारी है और कोई आईपीएस अधिकारी है तो 1 साल की ऑफिसर ट्रेनिंग उसने वहां ली, इसके बाद में वो हैदराबाद में जो आईपीएस ऑफिसर्स का जो केंद्र है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे सरदार पटेल नाम के नाम से है वो ट्रेनिंग सेंटर, हैदराबाद में बना हुआ है। वहां पर उनको प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी की दी जाती है। वैसे ही इंडियन फॉरेन सर्विस के जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जो अधिकारी बनते हैं, उनको ट्रेनिंग 1 साल की लवासना में देने के बाद फिर वो आ जाते हैं दिल्ली और यहाँ पर उनको लगभग 1 से 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर दिल्ली में दी जाती है। इसके बाद में इनको एक पर्टिकुलर देश दे दिया जाता है कि पता चला कि किसी को यूक्रेन दे दिया गया और यूक्रेन में जो भारतीय एम्बेसी होगी या इंडियन एम्बेसी होगी, वहां पर जो एम्बेसडर होंगे उन्हीं के अंडर में ये कुछ दिन कार्य करेंगे। वो ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। वो भी एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है। 2, 4, 5 साल वो वहां पर काम करने के बाद में फिर किसी एक छोटे देश में भेजे जाएंगे।
पता चला किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में भेज दिया गया और वहां पर ये एम्बेसडर के पद पे कार्य करेंगे, फिर धीरे से कोई और देश में, और फिर और कोई बड़े देश में, फिर ऐसे ऐसे करके फिर बड़े देशों में इनको भेजा जाता है। ठीक है, तो यही काम किसका होता है, आईएफएस अधिकारी का। अब जो ये भेज रहा है इनको एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर कर रहा है या भेज रहा है, या इनको इनके पद के हिसाब से, या इनके पद का जो इनका पद है वो तो एम्बेसडर का है ही, लेकिन इनको जो ट्रांसफर दे रहा है इनके कार्य के और अनुभव के हिसाब से जो इनको ट्रांसफर दे रहा है वो कौन देता है, तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। और वही बात है कि भारत के राजदूत को या एम्बेसडर को विदेशों में कौन भेजता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी भेजते हैं। और अगर कोई विदेश से अगर कोई भारत में आ रहा है, भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर अपनी एम्बेसी में आ रहा है कोई एम्बेसडर, तो उसको भी अनुमति किससे लेनी होगी, भारत के राष्ट्रपति से। तो ये बात हो गई। सेकंड, जो दूसरी जो इनके पास राजनीतिक पावर है वो क्या है कि भारत के कोई भी मंत्री होंगे, अगर भारत के कोई भी मंत्री होंगे और इनको विदेश में जाना है, विदेश यात्रा करना है या विदेश में जाना है, तो इसके लिए भी इनको राष्ट्रपति जी की क्या, तो परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनको भी भारत के राष्ट्रपति जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे कोई भी मंत्री या मिनिस्टर हो। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आता है, सातवीं जो इनके पास शक्ति है वो क्या है, तो जो सातवीं शक्ति है वो है आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां, या बोल सकते हो एमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। इनकी इतनी सारी शक्तियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं तो आपातकालीन शक्ति से, और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति से, जिसमें वो क्षमादान वगैरह ये सब हमने जो बताया था ये सब पूछा जाता है। तो इसमें जो आपातकालीन शक्तियां हैं इसके तहत में क्या क्या होता है, तो एक होता है राष्ट्रीय आपात। अब कुछ आपातकालीन के बारे में या आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है क्या, ये डाल लेना, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद, अगर अब ये राष्ट्रीय जो आपात है ये किसके तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत क्या, तो राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है या घोषणा है कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं इस राष्ट्रीय आपात की घोषणा, और इसमें आर्टिकल 352 के तहत ही करते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या विदेशी आक्रमण हो जाए, विदेशी आक्रमण हो जाए, या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए कि पता चले कि देश में इतना ज्यादा विरोध हो रहा हो किसी चीज को लेके कि लोग जो भारतीय सैनिक हैं, वो भारत के जो सैनिक हैं वो क्या, तो वो क्या करने लगे, भारत के जो सैनिक हैं वो उनके हाथ में बोल सकते हो बागडोर आ जाएगी। जब ऐसी सिचुएशन होगी, जो भारत की जनता होगी वो हाथों में शस्त्र उठा ले। ठीक है, पता चला कि गन्स उठा लिए या फिर और भी कई चीजों के कई चीजें ऐसी होंगी जो शस्त्र में आती हैं, उसको उठा लिया और उसके तहत वो विद्रोह कर रहे हैं, आगजनी करने लगना, ये सब आपने देखा ही होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए पूरे देश में, और या फिर क्या, तो विदेशी आक्रमण हो जाए, पता चले पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे, या चीन भारत पर आक्रमण कर दे, या कोई और देश भारत पे आक्रमण कर दे, तो ऐसी सिचुएशंस में भी क्या, तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो आर्टिकल 352 के तहत किससे, तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सलाह से क्या, तो ये क्या, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब इसमें और क्या कहा गया था, घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। अब ऐसी अगर कोई घोषणा राष्ट्रपति जी ने कर दी तो 30 दिन के अंदर इन्हें संसद में चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो
चाहे वो राज्यसभा हो, उसमें क्या, तो अनुमोदन लेना बहुत जरूरी है। अनुमोदन मिलना बहुत जरूरी है। अगर अनुमोदन नहीं मिला तो वो अपने आप राष्ट्रीय आपात हट जाएगा, अनुमोदन मिल गया तो वो राष्ट्रीय आपात बना रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन में क्या कि राज्यसभा पता चले कि लोकसभा जो है वो उस टाइम भंग है, ठीक है, लोकसभा जो है वो उस टाइम भंग है, अर्थात इसका मतलब ये है जो लोकसभा है उस टाइम चुनाव चल रहे हों, तो सीधी सी बात है लोकसभा में कोई भी सांसद या फिर कोई भी सदस्य लोकसभा का उस टाइम नहीं होगा। जब चुनाव चल रहे होंगे तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा कि चुनाव में जब लोकसभा में कोई सदस्य नहीं होंगे तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, चूंकि ये कभी भी विघटित नहीं होती है, ये स्थायी सदन है, ठीक है, स्थायी सदन है, इसी को उच्च सदन भी बोला जाता है। ये कभी भी विघटित नहीं, मतलब कभी भी ऐसा आज तक नहीं हुआ देश के आजाद होने के बाद में, जब से ये संविधान लागू हुआ, कि राज्यसभा में एक भी सदस्य ना हो। इसमें 1/3 का वो अभी आगे पूरा चैप्टर आएगा, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 80 में या अनुच्छेद 80 में पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, कि कैसे हर 2 साल में इनका चुनाव होता है, 1/3 सदस्य हट जाते हैं जो पहले होते हैं, जिनके 6 वर्ष पूर्ण हो चुके होते हैं, और कैसे जो फिर चुनाव होता है और 1/3 सदस्य फिर भर्ती हो जाते हैं, या बोल सकते चुनाव में वो सदस्य बन जाते हैं। फिर ऐसा होता है जो पीछे वाले होते हैं फिर वो हटके और फिर नया चुनाव होके वो आ जाते हैं, ऐसा होता रहता है। तो ये कभी विघटित नहीं होती। अब पता चले कि लोकसभा का चुनाव हो रहा हो और लोकसभा भंग डली हो, तो यहाँ पर अनुमोदन मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो राज्यसभा ने अनुमोदन दे दिया। इसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हो गया और चुनाव में जब नई सरकार बन के आई और जिस दिन ये सरकार गठित हुई, इनका मंत्रिमंडल या सदस्य सब शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के बाद, शपथ लेने के बाद में क्या, तो 30 दिन के अंदर ही, जिस दिन ये बनी उसके 30 दिन के अंदर ही इससे भी अनुमोदन मिलना जरूरी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अब पता चला कि दोनों से अनुमोदन मिल गया, और दोनों से अनुमोदन मिलने के बाद में क्या, तो 6 माह, क्योंकि एक टाइम पीरियड है कि राष्ट्रीय आपात अगर आप राष्ट्रपति जी लागू करते हैं, बोल देते हैं कि अब राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया और राष्ट्रपति ने ये चीज घोषणा कर दी कि अब पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। ठीक, इसके बाद में क्या होगा कि 30 दिन के अंदर ये लोकसभा में अगर पास नहीं हुआ तो चूंकि भंग डली है तो राज्यसभा में पास कर दिया। पता चले लोकसभा में भी पास हो गया, या अभी मान लो कि इन दोनों में अभी पास नहीं हुआ तो ये 6 माह तक, इसकी ज्यादातर अवधि कितनी है, तो 6 माह तक ही रख सकते हैं अगर राज्यसभा ने पास कर दिया। अब दोनों ने अगर पास कर दिया तो 6 माह से अनंत काल तक, मतलब जब तक अनंत काल तक इस आपात को बढ़ाया जा सकता है, जब तक वहां की सिचुएशन जो है नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वहां पे आपातकाल बना रहेगा। ठीक है, तो ये बात रही। अब अगली बात देखते हैं कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है कि अगर पता चले कि राष्ट्रपति जी अपने मन से, बोल सकते हो स्वेच्छा से आपात की घोषणा कर दें काहे की, आपात की, और चूंकि संविधान में कहा गया है कि स्वेच्छा से आप नहीं कर सकते हैं, आपको मंत्रिमंडल की सलाह लेनी ही पड़ेगी, और इन्होंने सलाह नहीं ली और आपात की घोषणा कर दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मंत्रिमंडल है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है और वहां पर इसकी सुनवाई होगी। ठीक है, चाहे जनता हो चाहे मंत्रिमंडल हो, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसके बाद में अगर देखते हैं तो राष्ट्रीय आपात अगर इमरजेंसी लागू की गई है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि अगर पता चला कि मान लिया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दी गई, तो जहां पर इसकी उद्घोषणा हुई या इसको लागू किया गया तो वहां पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें से जो पहला इफेक्ट है इसमें क्या है कि इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं और देश का संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो भारत में जो मूल अधिकार है हम लोगों को, जनता को प्राप्त है, भारतीय जनता को, ये मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, मतलब इनको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और क्या होता है, तो जो संघीय ढांचा है, संघीय
ढांचा है ये भी क्या होता है, प्रभावित होता है। संघीय ढांचा भी प्रभावित हो जाता है। इसके बाद में अगला देखते हैं। संघीय ढांचा का मतलब आप जानते होंगे, जो ऊपर से जो कार्यों का विभाजन हो रखा है वो सब क्या बोल सकते हो कि सब अधिकारियों के हाथ में पहुंच जाता है। फिर उसमें ना तो सांसद या फिर जनता के द्वारा चुने गए जो भी नेता हैं वो उतना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जिस कारण क्या होता है, संघीय ढांचा जो है वो प्रभावित हो जाता है। अब अगला देखते हैं, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। मतलब परिणाम स्वरूप क्या, तो अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को स्थगित कर दिया जाता है। अब पता चला कि अनुच्छेद 300 आर्टिकल 352 के तहत में क्या, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति जी ने कर दी। तो क्या होगा, जैसे ही 352 एक्टिव हुआ, क्या हुआ, 352 एक्टिव हुआ, वैसे ही अपने आप क्या, अपने आप आर्टिकल 358 भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और 358 के तहत में जो अनुच्छेद आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, और आर्टिकल 19 के अंदर आपने पढ़ाई था ABCD, ये ऐसे करके कई सारी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोल सकते हो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मीटिंग करने की स्वतंत्रता, ये सब जो स्वतंत्रताएं मिली हैं, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया भी यहीं से आती है, ये सब जो स्वतंत्रताएं हैं ये अपने आप ही क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये सब स्वतंत्रताएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर अब बात की जाए, ये बात समझ में आई गई होगी, जैसे ही आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई राष्ट्रपति द्वारा, वैसे ही अपने आप ही 358 जो है, आर्टिकल 358 अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। और इसमें 358 एक्टिव होने से आर्टिकल जो 19 है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा या कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। तो ये बात इसमें कही गई। अब जो तीसरी बात इसमें कही गई है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, तो काय के तहत, आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 के तहत जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या, तो आर्टिकल 20 अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को, मतलब ये मौलिक अधिकार ही हैं 20 और 21, इसमें जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस सब के बारे में इसमें 21 में कहा गया। तो जो हम लोगों को मूल अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं, तो उसमें से आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद हैं वो सब कैसे, तो स्थगित किए जा सकते हैं। अब यहां से एक प्रश्न ये निकल के आया कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, इसको किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी इमरजेंसी लगाई जाए या चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम लोगों के पास मौलिक अधिकार ये दो, कौन से, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इनको कोई भी नहीं छीन सकता है, ये अपने पास बने ही रहेंगे। और क्या हो सकता है प्रभाव में, इफेक्ट में, और क्या इफेक्ट पड़ सकता है जहां पे ये लागू किया गया, कि कोई राज्य पे पता चला कर दिया गया, तो वहां की जो राज्य सरकार होगी, क्या, वहां की राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य सरकार होगी, वो क्या, तो शक्ति विहीन हो जाएगी, उसके पास में किसी भी प्रकार से कोई पावर नहीं रहेगी। अब वहां पर जो भी है वो राष्ट्रपति जी के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने अगर कोई कानून बना दिया तो ही वहां पर वही चलेगा। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद में और क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक ही प्रभावित रहेगा। ठीक है, अब यहां पर पता चला किसी राज्य में ये बोल सकते हो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो जो राज्य सरकार होगी, क्या, जो राज्य सरकार होगी ये शक्ति विहीन हो गई। अब यहां पर पता चले कि कोई कानून बनाना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या, तो जो संसद होगी, वो संसद जो है
संसद ही क्या बनाएगी, वहां उस स्टेट में कानून बनाएगी, और वो कब तक प्रभावित रहेगा, तो 1 साल तक ही वो रह सकेगा जो कानून वो संसद बनाएगी। इसके बाद में इसमें जो अंतिम है, अंतिम देखते हैं कि छठवां बोल सकते हो कि और क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहां पर सीधी सी बात यह आई कि आर्टिकल 352 में ही सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम क्या, तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल इस शब्द का प्रयोग किया गया, या यह शब्द सबसे पहले हमें कहा तो अनुच्छेद 352 में ही देखने को मिलता है। तो अब तक कितने बार अगर आपसे पूछा जाए, ये जो हम लोगों ने ये वाला राष्ट्रीय आपात पढ़ा है, अब तक कितने बार ये लगा दिया गया या लग चुका है भारत में, तो अभी तक ये लगभग कितने बार लगा दिया गया, तो अभी तक ये 3 बार लगाया गया। ठीक, 3 बार ये ऐसी सिचुएशन कितने बार आई, तो राष्ट्रीय आपात जो है अभी तक 3 बार लग चुका है भारत में। ये वाला राष्ट्रीय आपात भारत में अभी 3 बार लग चुका है, और वो 3 बार क्या है, तो एक तो लगा था 1962 में, जिसमें क्या हुआ था, चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। फिर लगा था 1971 में, जब बांग्लादेश बना था और भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम पे। और इसके बाद में 1975 में, जब क्या, तो बोल सकते हो देश में आंतरिक अशांति के कारण में, काहे की वजह से, आंतरिक अशांति के कारण में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उस टाइम पे ये लगा था। तो अभी तक ये भारत में 3 बार लगा। ठीक, अब ऐसी सिचुएशन पता चले कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में जो लोकसभा है, क्या यहाँ नोट पॉइंट करके लिख लेना, जो लोकसभा है, इस लोकसभा का टाइम पीरियड लगभग 1 साल का बढ़ा दिया जाता है। 1 साल टाइम पीरियड इसका लोकसभा का क्या, तो बढ़ा दिया जाता है। ठीक, अब आज की क्लास अपनी यहीं तक, और अब मिलते हैं बाकी बची हुई जो इनकी शक्तियां हैं वो अगली क्लास में देखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरा टॉपिक हम आपको कंप्लीट कराएंगे और पूरी पॉलिटी आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।